वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 36 लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गियर ट्रेन्स। तो आइए देखते हैं सिंपली क्या होता है गियर ट्रेन्स। तो गियर ट्रेन, देखिए ट्रेन का मतलब होता है जैसे ट्रेन में कई सारे डिब्बे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही जब गियर एक दूसरे के साथ जुड़े हों और कई सारी एक लंबी चेन बना ले तो उसको हम बोलते हैं क्या, गियर ट्रेन्स। ठीक है, तो गियर ट्रेन क्या है? अ गियर ट्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर। देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कई सारे गियर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स। एंड यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लार्ज स्पीड रिडक्शन विद इन अ स्मॉल स्पेस। देखिए सबसे पहली चीज कि गियर्स का यूज हम कब करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गियर्स में हमारे जो दो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं। जब दो शाफ्ट एक दूसरे से कुछ परमिसिबल डिस्टेंस पर हो, ठीक है, और उनके बीच हमें क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है, तो वहां पे गियर ट्रेन्स का यूज करेंगे। मतलब गियर ट्रेन का सिंपल मतलब है मोर देन 2 गियर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा गियर्स जब हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन्स। तो क्या करना है, गियर का यूज करते क्यों हम गियर का यूज करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। कहां से? एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे पावर को जब ट्रांसमिट करना होता है तो हम यूज करते हैं गियर्स का। अब इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लार्ज स्पीड रिडक्शन विद इन अ स्मॉल स्पेस। जब एक छोटे से स्पीड में, जब एक छोटे से स्पेस में, छोटी सी जगह में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट से स्पीड को रिड्यूस करना हो, ये जो लार्ज स्पीड रिडक्शन, ये जो शब्द लिखा हुआ है यहां पे लार्ज स्पीड रिडक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले वाले गियर पे जितनी स्पीड है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, लास्ट वाले गियर तक जाते जाते वो स्पीड रिड्यूस हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए। दैट इज स्पीड रिडक्शन। तो जब छोटी सी जगह में, कम जगह में हमें ज्यादा अमाउंट से स्पीड का रिडक्शन करना हो तब वहां पर हमारा एक गियर से काम नहीं चलेगा, तब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ गियर चाहिए होगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को ही हम क्या नाम देंगे? गियर ट्रेन्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर का ही नाम क्या होगा? गियर ट्रेन्स। तो जब हमें एक छोटी सी जगह में एक लार्ज स्पीड रिडक्शन करना हो, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट से स्पीड को रिड्यूस करना हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या? गियर ट्रेन्स। और गियर ट्रेन्स होता क्या है? इट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स, जहां पर कई सारे गियर एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अब ये जो गियर ट्रेन है इसके भी कई सारे टाइप होंगे। मतलब जो कई सारे गियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो कई मैनर में जुड़े हुए हो सकते हैं, कई सारे टाइप होंगे। टाइप क्या होंगे आइए देखते हैं। पहला होगा सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन का मतलब क्या हुआ? इन दिस ईच शाफ्ट सपोर्ट 1 गियर। मतलब यहां पर जितने भी शाफ्ट होंगे उन पर सिर्फ एक गियर होगा किसी भी शाफ्ट पे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक शाफ्ट लगी हुई है, यहां पर दूसरी शाफ्ट लगी हुई है, यहां पर तीसरी शाफ्ट लगी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, और इसी शाफ्ट पे ही तो हम क्या माउंट करेंगे, इसी शाफ्ट पर ही तो हम क्या माउंट करेंगे? गियर माउंट करेंगे। तो ये एक शाफ्ट हो गई जिसकी एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, ये एक दूसरी शाफ्ट हो गई जिसकी एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द बोल्ट। ये तीसरी शाफ्ट हो गई जिसकी एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द बोल्ट। क्लियर? तो जब हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर माउंट हो तब उसका नाम क्या हो जाता है? सिंपल गियर ट्रेन। देखिए पहले तो आप गियर ट्रेन का मतलब समझ गए कि गियर ट्रेन का मतलब है कि जब कई सारे गियर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर, तो उसको हम बोलेंगे गियर ट्रेन। ठीक, अब उसमें भी कई सारे टाइप होंगे जिसमें पहला है सिंपल गियर ट्रेन। तो ये सिंपल गियर ट्रेन क्या होगा कि जब हर एक शाफ्ट पर, अरे भाई गियर को माउंट कहां करेंगे? गियर को माउंट करेंगे शाफ्ट पर ही तो, तभी तो पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो हर एक शाफ्ट पे अगर सिर्फ एक गियर ही माउंट होगा तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को हम बोलेंगे सिंपल गियर ट्रेन। बात समझ में आ रही है? उस गियर ट्रेन का नाम हो जाएगा सिंपल गियर ट्रेन। नाउ कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होगा? इन दिस ईच शाफ्ट सपोर्ट
टू गियर व्हील्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि पहले और आखिरी को छोड़कर, देखिए कंपाउंड, देखिए गियर ट्रेन का मतलब क्या हुआ, कई सारे शाफ्ट होंगे, मतलब यहां पे मैंने माना ये पहला शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट, तीसरा शाफ्ट, चौथा शाफ्ट, यहां पर मान लीजिए पांचवा शाफ्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये कई सारे शाफ्ट इस तरीके से जुड़े हैं और इन्हीं पर हमने गियर को माउंट किया हुआ है। अब क्या रहा है, पहला गियर जहां से पावर को ट्रांसमिट हमने करना स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट गियर, दिस इज द फर्स्ट गियर एंड दिस इज द लास्ट गियर, जो कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ गियर, ठीक है। तो कह रहा है पहले और आखिरी को छोड़कर आपको जितने भी गियर दिखाई दे रहे हैं, अगर उस पर एक से ज्यादा गियर माउंट है, एक या एक से ज्यादा, मतलब कह रहा है यहां पे दो लिखा हुआ है ना, तो दो गियर का मतलब ये हुआ एक से ज्यादा गियर। मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूं कि एक से ज्यादा, तीन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, ठीक। तो अगर पहले और आखिरी को छोड़कर जितने गियर बचे इंटरमीडिएट गियर, इनका नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट गियर, जो पहले और आखिरी को छोड़कर जो गियर बचते हैं उनका नाम होता है इंटरमीडिएट, बीच वाले गियर, ठीक है। तो जो हमारे इंटरमीडिएट गियर है या इंटरमीडिएट शाफ्ट बोल लीजिए, उसी पर तो गियर को माउंट करेंगे। तो जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है जिस पर हमने इंटरमीडिएट गियर को लगा रखा है, अगर वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं, बात समझ पा रहे हैं, कि जो पहले और लास्ट वाले शाफ्ट को छोड़कर बीच के जो भी हमारे इंटरमीडिएट शाफ्ट बचे, और जो बीच के इंटरमीडिएट शाफ्ट होंगे उन्हीं पर तो इंटरमीडिएट गियर लगाएंगे। तो अगर इंटरमीडिएट शाफ्ट पर दो या दो से ज्यादा गियर माउंट हुए, मतलब किसी भी शाफ्ट पर पहले और आखिरी को छोड़कर दो गियर माउंट हुए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड गियर ट्रेन। बात समझ में आ रही है। और अगर हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर ही माउंट होगा, अगर हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर लगा होगा, तो वो सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगा। और पहले आखिरी को छोड़कर अगर किसी भी शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर लगा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड गियर ट्रेन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या हो गया, इन दिस ईच शाफ्ट सपोर्ट टू गियर व्हील्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, कह रहा है हर एक शाफ्ट पे दो गियर होंगे पहले और आखिरी को छोड़कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड गियर ट्रेन। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आता है रिवोल्टेड गियर ट्रेन। क्या होता है इसमें, इन दिस ड्राइविंग एंड द ड्रिवन गियर शाफ्ट आर कोएक्सियल और कोइंसिडेंट। क्या कह रहा है कि जो हमारे ड्राइविंग और ड्रिवन गियर होंगे, ये ड्राइविंग और ड्रिवन गियर क्या हुआ, ये ड्राइविंग और ड्रिवन गियर का क्या मतलब हुआ, ड्राइविंग मतलब हुआ चलाने वाला, और ड्रिवन मतलब क्या हुआ, चलने वाला। ड्राइविंग मतलब क्या हुआ, चलाने वाला, ठीक। ड्राइविंग मतलब चलाने वाला, ड्रिवन मतलब चलने वाला। क्या रहा है, जो मेन, अब यहां पे देखिए मैं अपनी तरफ से एक शब्द जोड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां पे हमने लिखा मेन चलाने वाला, और यहां पे मैं लिखूंगा मेन चलने वाला। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेन चलाने वाला और मेन चलने वाला। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए हमारे जो गियर ट्रेन है, इस गियर ट्रेन में कई सारे गियर चल रहे होंगे और कई सारे गियर एक दूसरे को चला रहे होंगे। तो यहां पे चलने वाला और चलाने वाला, इससे मतलब क्या है, जब हम ड्राइविंग गियर की बात करेंगे तो मेन चलाने वाला गियर कौन सा है, मेन चलाने वाला ड्राइविंग गियर कौन सा है, और ड्रिवन का मतलब हुआ मेन चलने वाला गियर कौन सा है। अभी आपको यह बात समझ में आ जाएगी, देखिए।
देखिए यहां पे ये पहला गियर है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट गियर। लेट्स से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये वाली सरफेस इधर जाना चाहती है, तो ये वाली सरफेस इधर जाना चाहेगी, मतलब ये वाला गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला गियर भी इधर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं सही से बना दे रहा हूं। ये बात समझ में आ गई कि अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अब बात को समझिए, यहां पर यहां पे मैं कई सारे गियर्स बना रहा हूं। ठीक है, ये पहला गियर है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट गियर, और ये पहला गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो तीसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तीसरा क्लॉकवाइज कर रहा है तो चौथा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, इस तरीके। ये सेकंड गियर हो गया, ये थर्ड गियर हो गया, ये फोर्थ गियर। नाउ हमने जो मेन पावर सप्लाई की है, वो मेन पावर किस पर सप्लाई की है? हमने मेन पावर सप्लाई की है गियर नंबर 1 पर, ठीक है। तो जो मेन ड्रिवन गियर हुआ हमारा, यही है हमारा मेन ड्रिवन गियर। इस बात को ध्यान से समझिएगा, अभी आगे ये आपको काम आएगा ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो समझने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन ड्रिवन गियर। मेन क्यों? क्योंकि यहां पे हमने पावर सप्लाई की और यही गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 को चलाएगा, ठीक है। और गियर नंबर 2 किसको चला रहा है? गियर नंबर 2 किसको चला रहा है? गियर नंबर 3 को चला रहा है, इनके बीच जब पावर ट्रांसमिट होगी। और गियर नंबर 3 किसको चला रहा है? गियर नंबर 3 गियर नंबर 4 को चला रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे मैंने आपसे बोला कि जो ड्राइविंग गियर अगर मैं बोलता तो 2 भी ड्राइविंग गियर है, 3 भी ड्राइविंग गियर है, क्योंकि 2 3 को चला रहा है और गियर नंबर 3 गियर नंबर 4 को चला रहा है। लेकिन यहां पे हमें मेन ड्राइविंग और मेन ड्रिवन से मतलब है। ध्यान दीजिएगा, गियर ट्रेन्स में हमें मेन ड्राइविंग गियर, मेन ड्राइविंग गियर और साथ में मेन ड्रिवन गियर, इससे मतलब होता है। मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर, इससे मतलब होता है हमें, ठीक है। तो अगर हम देखें मेन ड्राइविंग गियर कौन है, कि सबसे पहले किसने चलाना स्टार्ट किया, मेन कौन है जिसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, तो वो किया गियर नंबर 1 ने। तो ये हो गया गियर नंबर 1 हमारा मेन ड्रिवन गियर, मेन ड्राइविंग गियर, सॉरी इसको मैं गलत लिखा है। ड्राइविंग का मतलब चलाने वाला, ठीक है, और ड्रिवन का मतलब चलने वाला। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा मेन ड्राइविंग गियर, ठीक है। अब इस मेन ड्राइविंग गियर से कौन चला? ड्राइविंग मतलब चलाने वाला, तो गियर नंबर 2 चला। गियर नंबर 2 ने किसको चलाया? गियर नंबर 2 ने गियर नंबर 3 को चलाया। गियर नंबर 3 ने किसको चलाया? गियर नंबर 3 ने गियर नंबर 4 को चलाया। तो मेन लास्ट में कौन चल रहा है? 1 को चलाने की वजह से मेन कौन सा है? सबसे लास्ट वाला जिसने चलना स्टार्ट किया, जो आउटपुट हमें दे रहा होगा। कौन आउटपुट दे रहा होगा? गियर नंबर 4 आउटपुट दे रहा होगा। तो गियर नंबर 4 सबसे लास्ट में चला, जो हमें मेन आउटपुट दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मेन ड्रिवन गियर। क्या यह बात समझ में आई? देखिए, ड्रिवन गियर गियर नंबर 2 भी है, ड्रिवन गियर गियर नंबर 3 भी है, क्योंकि 2 भी चल रहा है, 3 भी चल रहा है, ठीक है। 2 ड्राइविंग गियर भी है, गियर नंबर 3 ड्राइविंग गियर भी है, क्योंकि 2 चला भी रहा है और 3 भी चला रहा है। किसको चला रहा है? 2 चला रहा है 3 को, 3 चला रहा है 4 को। लेकिन यहां पर हमें मेन ड्राइविंग और मेन ड्रिवन से मतलब है। तो मेन किसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया? मेन चलाने वाला इंसान कौन है? मेन चलाने वाला यहां पे कौन है? गियर नंबर 1।
और मेन सबसे लास्ट में जो हमें आउटपुट दे रहा है वो चलने वाला कौन है, मेन ड्रिवन गियर हुआ हमारा गियर नंबर 4। क्या ये बात समझ में आई? मेन ड्राइविंग गियर हुआ गियर नंबर 1 और मेन ड्रिवन गियर हुआ गियर नंबर 4। ठीक है। अब अगर मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर, अब ध्यान दीजिएगा हम रिवर्टेड गियर ट्रेन की बात कर रहे थे, अब इस पे आ जाइए। क्या कह रहा है? इन दिस ड्राइविंग गियर, ड्राइविंग का मतलब है मेन चलाने वाला, ठीक है, एंड द ड्रिवन गियर्स मतलब मेन चलने वाला, समझ गए? मेन चलाने वाला और मेन चलने वाला, समझ गए? शाफ्ट्स आर कोएक्सियल और कोइंसिडेंट। कह रहा है कि अगर मेन चलाने वाला मतलब जो हमारा मेन ड्राइविंग गियर है और जो हमारा मेन ड्रिवन गियर है, ये दोनों अगर कोएक्सियल हो जाए, मतलब इन दोनों की एक्सिस कोएक्सियल हो जाए, इन दोनों की एक्सिस कोएक्सियल हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, समझ नहीं आया। अभी आपको समझ में आएगा, मैं फिगर दिखाऊंगा। कह रहा है कि अगर इसकी एक्सिस जो जा रही है इस तरीके से, अगर इसकी एक्सिस भी इसी की को एक्सिस हो जाए, मतलब उसी की एक्सिस के अलाइन हो जाए, उसी की एक्सिस के अनुदिश हो जाए। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? कि जब दो की एक्सिस एक दूसरे के अनुदिश हो जाए, एक दूसरे की रेखा में हो जाए। तो मेन ड्राइविंग गियर मेन चलाने वाला, मेन ड्रिवन गियर मेन चलने वाला, अगर इन दोनों की ये जो एक्सिस है, इन दोनों की एक्सिस एक ही एक्सिस के अलोंग हो गई, एक ही रेखा के अलोंग हो गई, तो ये कैसा गियर बना देंगे? ये रिवर्टेड गियर ट्रेन बना देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब आप बोलोगे सर रिवर्टेड गियर ट्रेन कैसे दिखेगा? देखिए इस तरीके से दिखेगा। मैं यहां पे अभी आपको फिगर दिखाता हूं। यहां पे मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूं, देन उसके बाद हम बाद में देखेंगे उसका रियल फिगर क्या होता है। देखिए देखिए यहां पर मैंने एक गियर बनाया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने एक दूसरा गियर बनाया इस तरीके से। इन दोनों के बीच ये दोनों गियर देखिए कुछ इस तरीके से हैं, देखिए ये एक गियर आप इमेजिन करिए, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर एक दूसरा गियर है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी की एक्सिस पर मैंने एक और गियर लगा रखा है। किस तरीके से? इसी की एक्सिस पर मैंने एक और गियर लगा रखा है। किस तरीके से? और यहां पर इसकी एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगी, चौथे नंबर की गियर की। तो ये हो गया गियर नंबर 1, ये हो गया गियर नंबर 2, ये हो गया गियर नंबर 3 और ये हो गया गियर नंबर। तो देखिए क्या गियर नंबर 1 जो मेन चलाने वाला है और मेन ड्रिवन गियर नंबर 4, क्या इन दोनों की एक्सिस कोएक्सियल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, बिल्कुल हो गई। तो आप बोलोगे सर ये अब समझ नहीं आया कि गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 के बीच पावर ट्रांसमिट कैसे हो रही होगी? तो ये ट्रांसमिट ऐसे हो रही होगी, ध्यान से देखिए। जो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हैं। गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3, ये शाफ्ट कुछ इस तरीके से है, इमेजिन कर पा रहे हैं? दिस रेड स्केज और अ रेड मार्कर इज अ शाफ्ट। आप इमेजिन करो ये क्या है? ये एक तरीके का शाफ्ट है, ठीक है। अब इस पर एक गियर मैंने यहां पे लगा रखा है इस तरीके से, एक गियर यहां लगा रखा है और दूसरा गियर इस तरीके से यहां लगा रखा है, ठीक है। तो यहां पे जो लगा गियर है इस तरफ, जो मेरे इस अंगूठे के पास वाला लगा गियर है, वो अपने नीचे वाले गियर के साथ पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो जब गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 को रोटेट कराएगा, तो गियर नंबर 2 यहां पर रोटेट कर रहा है, यहां पर गियर नंबर 2 लगा है, गियर नंबर 2 रोटेट करेगा, और गियर नंबर 2 जब रोटेट करेगा तो वो जिस शाफ्ट पे लगा है, क्या वो शाफ्ट भी नहीं रोटेट करेगी? बिल्कुल रोटेट करेगी। जब गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 को रोटेट कराएगा, तो गियर नंबर 2 यहां पर रोटेट करेगा और गियर नंबर 2 रोटेट करेगा, तो क्या वो शाफ्ट भी रोटेट करेगी? बिल्कुल रोटेट करेगी। और इसी शाफ्ट पर मैंने गियर नंबर 3 भी लगाया है। तो जब देखिए, अब बात को समझिए,
गियर नंबर 1 ने गियर नंबर 2 को रोटेट कराया, बिल्कुल कराया। गियर नंबर 2 किसके साथ अटैच है? इस वाली शाफ्ट के साथ, यहां जो पास कर रही है। तो जब गियर नंबर 2 रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसी शाफ्ट पे मैंने गियर नंबर 3 भी लगाया है, बिल्कुल। तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो गियर नंबर 3 भी रोटेट करेगा, और गियर नंबर 3 के साथ मैंने अटैच कर दिया गियर नंबर 4 को। तो जब गियर नंबर 3 रोटेट करेगा तो गियर नंबर 4 भी रोटेट करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए पावर ट्रांसमिट कैसे हो रही है। पावर ट्रांसमिट हो रही है गियर नंबर 1 से 2, ठीक, 2 से फिर शाफ्ट को ट्रांसमिट हो रही है, और इस वाली शाफ्ट से फिर गियर नंबर 3 को ट्रांसमिट हो रही है, और फिर गियर नंबर 3 से गियर नंबर 4 को ट्रांसमिट हो रही है। तो यहां पर हमारा जो मेन ड्राइविंग गियर है, तो गियर नंबर 1 हमारा हो गया मेन ड्राइविंग गियर, मेन चलाने वाला। और गियर नंबर 4 हो गया मेन चलने वाला, मतलब मेन ड्रिवन गियर। मेन ड्रिवन गियर, मेन चलने वाला गियर। क्लियर है बात? तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो ड्रिवन गियर, जो मेन ड्रिवन गियर है, मतलब ये, क्या इसकी एक्सिस भी यही पास कर रही है? मेन ड्रिवन गियर की एक्सिस है, और मेन ड्राइविंग गियर की भी एक्सिस यही है। क्या आपको यही दिखाई दे रहा है? तो क्या ये दोनों एक्सिस को एक्सियल नहीं है? बिल्कुल को एक्सियल है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखिए। क्या यही जो एक्सिस मैंने बनाई है, क्या यही एक्सिस मेन ड्राइविंग गियर की भी है? हाँ बिल्कुल है। क्या यही एक्सिस मेन ड्रिवन गियर की भी है? हाँ यही है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन यही तो बोलता है कि जब मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर की एक्सिस को एक्सियल हो जाए, एक ही रेखा की अनुदिश हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहां पे करते हैं? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका यूज हम करते हैं किसमें? क्लॉक्स में, घड़ी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लेनेटरी एंड एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए इसमें क्या होगा, प्लेनेटरी और एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होगा? इन दिस द एक्सेस ऑफ सम ऑफ द व्हील्स आर नॉट फिक्स्ड बट रोटेट अराउंड द एक्सेस ऑफ अदर व्हील्स विद विच दे मैश। क्या कह रहा है? जैसे देखिए प्लेनेटरी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जैसे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। इन द सेम मैनर जब एक गियर, बात को समझिएगा, जब एक गियर अपनी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट ही करे, साथ में एक दूसरे गियर के अबाउट भी रोटेट करे। जैसे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपनी भी एक्सिस के अबाउट घूमती है पृथ्वी, और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। इन द सेम मैनर जब गियर भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, एक गियर, और साथ ही साथ किसी दूसरे गियर की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेटरी या एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्लियर बात? चलिए देखिए कैसे दिखाई देगा ये, कुछ इस तरीके से। अब देखिए एक गियर ये हो गया, दूसरा गियर ये हो गया, इन दोनों गियर को मैंने एक आर्म से जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों गियर को मैंने एक आर्म से जोड़ दिया, और इस वाले गियर को मैंने, लेट्स से दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2, और गियर नंबर 1 को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। तो जब हम आर्म को रोटेट कराएंगे, ध्यान से देखिए, जब हम ये जो आर्म है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर दे रहा हूं, इसको मैंने बोला आर्म। तो जब हम आर्म को रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए यहां पे दो मोशंस होंगे। कौन कौन से? एक तो गियर नंबर 2 जो है मेरा, गियर 2 क्या करेगा? गियर 2 एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, साथ ही साथ
ये क्या करेगा, इट रोटेट्स अबाउट गियर 1। एक तो क्या करेगा, ये मानिए आप कि यहां पे गियर नंबर 1 है सूरज और गियर नंबर 2 है पृथ्वी, तो ये एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा, साथ ही साथ जब आर्म रोटेट करेगा तो कभी गियर नंबर 2 यहां पर होगा, कभी गियर नंबर 2 यहां पर होगा, कभी गियर नंबर 2 यहां पर होगा और कभी गियर नंबर 2 यहां पर होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं, एक तो गियर नंबर 2 अपनी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ ये गियर नंबर 1 के अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, इस तरीके से भी घूमेगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्या ये बात समझ में आई? पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। इन दिस द एक्सेस ऑफ सम ऑफ द व्हील्स आर नॉट फिक्स्ड बट रोटेट अराउंड द एक्सेस ऑफ अदर व्हील्स। यही कह रहा है कि इन दिस एक्सेस ऑफ सम ऑफ द व्हील्स आर नॉट फिक्स्ड, कह रहा है जो एक्सेस है सम ऑफ द व्हील्स मतलब गियर नंबर 2 की बात कर रहा है, आर नॉट फिक्स्ड बट रोटेट अराउंड द एक्सेस ऑफ अदर व्हील्स। कह रहा है कि ये जो गियर नंबर 2 है ये कुछ दूसरे एक्सेस के अराउंड भी मूव करता है, ठीक है, अदर व्हील्स। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स आर यूजफुल टू ट्रांसमिट वेरी हाई वेलोसिटी रेशियो। जब भी हमें बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ती है, मतलब एक गियर पर जितनी स्पीड है दूसरे गियर पर, मतलब इनपुट से आउटपुट तक जाते जाते हमें बहुत ही हाई वेलोसिटी रेशियो मिले, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। मतलब आप अपने सिस्टम में चाहते हो कि कहीं पर इनपुट पे आपके पास मान लीजिए 1000 आरपीएम है, 1000 आरपीएम की स्पीड है, और आउटपुट पे आपको 10 आरपीएम की स्पीड चाहिए, मतलब 10 गुना 100 गुना से स्पीड आपको कम करनी है। आपको 1000 से सीधे किस पे आना है, 10 पे आना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। बात समझ पा रहे हैं, प्लेनेटरी गियर ट्रेन का, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी रेशियो हमको मिलता है विद गियर्स ऑफ स्मॉलर साइज इन अ लेसर स्पेस, क्योंकि कम जगह में इसमें हम ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी को रिड्यूस कर पाते हैं या बढ़ा पाते हैं, जैसा एप्लीकेशन हमें चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए उस तरीके के एप्लीकेशन को हम यहां पे परफॉर्म करेंगे कि वेलोसिटी को बढ़ाना है या वेलोसिटी को कम करना है। मतलब हमें हाई वेलोसिटी रेशियो मिलता है, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है। अब यहां पे हम देखने वाले हैं स्पीड रेशियो अभी थोड़ी देर बाद। क्या ये बात समझ में आ गई कि सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल गियर ट्रेन कैसे काम कर रहा है। सिंपल गियर ट्रेन देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया सिंपल गियर ट्रेन जहां पर हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर ही माउंटेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल गियर ट्रेन बोलेंगे। तो यहां पे देखिए गियर नंबर 1 है, गियर नंबर 2 है, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4, गियर नंबर 5। हर एक शाफ्ट पे हर एक ईच गियर, मतलब हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक ही गियर लगा हुआ है। तो लेट्स से कि गियर नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो गियर नंबर 2 किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। अगर गियर नंबर 2 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर नंबर 3 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, इस तरीके से। गियर नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर नंबर 4 को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और गियर नंबर 4 क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो गियर नंबर 5 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, जब गियर का हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे जो चैप्टर नंबर 6 है, तो उसमें आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट में एक नोट पॉइंट लिखाया था कि जो हमारे मैशिंग गियर होते हैं, जितने भी मैशिंग गियर, मतलब अगर यहां पर हमने 2 मैशिंग गियर बना दिए, और लेट्स से ये है गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, इसका मॉड्यूल है M1 और इसका मॉड्यूल है M2, तो वहां पर मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया था कि जो भी हमारे मैशिंग गियर होते हैं उनके क्या आपस में बराबर होते हैं, उनके मॉड्यूल आपस में बराबर होते हैं, या आप बोल दो कि उनकी सर्कुलर पिच आपस में बराबर होती है। और सर्कुलर पिच हमने कितना पढ़ा था, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला था पाई डी बाई टी, याद आ रहा है? जितने भी मैशिंग गियर हमारे होते हैं, 2 मैशिंग गियर अगर हैं तो उनके मॉड्यूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या यहां पे गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2
आपस में मैशिंग है, तो क्या इन दोनों के मॉड्यूल आपस में बराबर होंगे? मतलब क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ये M1 है और ये M2 है, तो क्या यहां से M1 बराबर M2 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, मैशिंग गियर है क्या? अच्छा 2 और 3 भी मैशिंग गियर है, आपस में मैश कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या यहां से अगर इसके मॉड्यूल को मैं M3 बोल दूं, तो क्या यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि M2 को M3 के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, क्या गियर नंबर 3 और गियर नंबर 4 नहीं मैच कर रहे हैं? ये भी मैच कर रहे हैं भाई। तो अगर इसका मॉड्यूल M4 हुआ, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि M3 को M4 के बराबर होना चाहिए। और इन द सेम मैनर अगर इसका मॉड्यूल है M5, तो 4 और 5 भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि M4 को M5 के बराबर होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर M1 बराबर M2 और M2 बराबर M3 और M3 बराबर M4 और M4 बराबर M5, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि M1 बराबर M2 बराबर M3 अगर मैं सबको मिला दूं एक साथ, तो क्या यही रिजल्ट निकल कर आएगा? क्लियर पॉइंट? तो यही लिखा हुआ है यहां पे कि ऑल गियर्स हैव सेम मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि सभी गियर्स आपस में मैच कर रहे हैं, और ये हमने वहां पे पढ़ा हुआ था जो गियर का सबसे लास्ट लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर 35, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, आप रेफर करिएगा, समझाया था कि क्यों मॉड्यूल बराबर होता है दो गियर्स का, दो मैशिंग गियर का मॉड्यूल क्यों बराबर होता है? क्योंकि मॉड्यूल बताता है सरकमफेरेंस पर टीथ ने कितना स्पेस लिया हुआ है। तो अगर उतने स्पेस में दूसरे गियर को मैश करना है, तो उसकी उतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। मतलब खाली जगह में दूसरे मैशिंग करने वाले गियर की थिकनेस उतनी ही एग्जैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज मैशिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए दोनों गियर का मॉड्यूल बराबर होना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने वहां पे आपको समझाई थी। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सभी गियर्स का मॉड्यूल सेम हो जाएगा। क्लियर है बात? नाउ सिंपल गियर ट्रेन में आगे देखते हैं। अ सीरीज ऑफ गियर्स capable of receiving and transmitting motion from one gear to another is called a simple gear train। ये मैंने आपको समझा दिया कि एक गियर क्या करेगा, मतलब यहां पे अगर हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे, लेट्स से यहां पे हमने पावर को दिया, यहां पे हमने इनपुट पावर दिया, यहां पे हमने इनपुट पावर दिया, तो यहां पे इनपुट पावर जाएगी 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 3 पे जाएगी, 3 से 4 पे जाएगी और 4 से 5 पे जाएगी, और 5 पे जो भी आउटपुट है हमें वहां पर पावर मिल जाएगी। Now, in it, the position of all gears axis remains fixed relative to the frame and each gear is on separate shaft। देखिए, each gear, इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, each gear is on a separate shaft, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक शाफ्ट पर सिर्फ एक ही गियर होगा। ये कहना चाह रहा है लास्ट लाइन में कि हर एक शाफ्ट पर सिर्फ एक ही गियर होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा गियर हो गए इसी शाफ्ट पर, अगर 2 गियर हो गए तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड गियर ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल गियर ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल गियर ट्रेन में हर एक शाफ्ट पर क्या होगा, सिर्फ एक ही गियर होगा। अ पेयर ऑफ मेटेड एक्सटर्नल गियर ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने अभी अभी देखा, देखो भाई, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मेटिंग एक्सटर्नल गियर है, ये एक्सटर्नली मेट कर रहे हैं, देखिए इंटरनल तो नहीं मेट कर रहे, इंटरनल गियर इस तरीके से होगा, ये इंटरनल गियर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल गियर। ये हो जाएगा एक्सटर्नल गियर क्योंकि यहां पे एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा इंटरनल गियर क्योंकि यहां पर गियर इंटरनली मीट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, तो अभी हम यहां पे एक्सटर्नल गियर की बात करते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही समझा देता हूं आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल गियर है तो एक्सटर्नल गियर ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कह रहा है कि अगर 2 गियर एक्सटर्नल गियर हैं, तो अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्योंकि भाई देखिए, यहां पे अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे अगर कोई पॉइंट है, तो अगर ये गियर नंबर 1 पर है और गियर नंबर 2 पर भी है, ठीक है, तो गियर नंबर 1 इसको कैसे रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब अगर यहां से हम इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी यहां इधर आनी चाहिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो VP इधर आना चाहिए। और हमें पता है
कि हर एक पॉइंट की सिंगल वेलोसिटी ही होती है। एक समय पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक समय पर एक ही वेलोसिटी होगी। तो चाहे आप इसको गियर नंबर 1 पे मानो चाहे गियर नंबर 2 पर, तो अगर हम गियर नंबर 2 पे माने तो भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में। तो अगर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए और यहां से अगर हम वेलोसिटी निकालें इसको सेंटर मानकर, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे यार? यहां पर अगर कोई पॉइंट मानो और यार गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो गियर नंबर 2 को एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना पड़ेगा भाई। देखिए ये चीज ऐसे रोटेट कर रही है, जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ही तो रोटेट कराएगा। तो यही स्टेटमेंट के फॉर्म में है कि जब एक्सटर्नली गियर मीट करते हैं तो वहां पर दोनों गियर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम एक और गियर लगा देते, गियर नंबर 3। यहां पे हम एक और गियर लगा देते, गियर नंबर 3। तो अब देखिए ये गियर नंबर 2 कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। तो इसके साथ एक्सटर्नली अब कौन जुड़ गया, गियर नंबर 3। तो गियर नंबर 3 क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? क्लियर है? और कह रहा है जब इंटरनल गियर होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको बोलता गियर नंबर 1 और इसको बोलता गियर नंबर 2, और अगर गियर नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो गियर नंबर 2 भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला कि अगर एक्सटर्नल गियर है तो वो दोनों गियर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और अगर इंटरनल गियर है तो दोनों गियर सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि अगर गियर नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े? ठीक, चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ऑल ऑड नंबर्ड, इस पे आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। कह रहा है ऑल ऑड नंबर गियर्स move in one direction and all even number gears move in opposite direction to the odd number of gears। देखिए इस बात को समझिए, कह रहा है कि अगर हमारे पास odd number of gears हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। देखिए बात को समझिएगा, odd number gears का मतलब 3 गियर, 5 गियर, 7 गियर, इस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, odd नंबर का मतलब क्या हुआ, odd का मतलब क्या हुआ, 3, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। तो यहां पर हम एक से ज्यादा गियर की ही बात करेंगे तभी तो गियर ट्रेन बनेगा। अगर हम गियर ट्रेन में चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमें एक से ज्यादा गियर रखने पड़ेंगे। तो यहां पे हम एक गियर वाला केस हटा देंगे। मान लीजिए 3 गियर है, ठीक है। तो अब देखिए बात को समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, गियर नंबर 1 को लेट्स से दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2, दिस इज गियर नंबर 3। एक को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया। क्या 1 और 2 एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं? बिल्कुल मीट कर रहे हैं। तो ये दोनों को अपोजिट होना पड़ेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा, ये नोट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और अगर 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्या 2 और 3 एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं? बिल्कुल मीट कर रहे हैं। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब देखो आपने कहां पे पावर दी थी? हमने पावर दी थी सर गियर नंबर 1 पर। और मेन मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन ड्राइविंग गियर हो गया। क्या ये हमारा मेन ड्राइविंग गियर हो गया? अच्छा, क्या गियर नंबर 3 हमारा मेन ड्रिवन गियर हो गया? क्या गियर नंबर 3 हमारा मेन ड्रिवन गियर हो गया? बिल्कुल हो गया। अब देखो आप, क्या मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? क्या ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? तो यही हमारा नोट पॉइंट है कि अगर हमने ऑड नंबर ऑफ गियर रखे हैं, ऑड नंबर ऑफ गियर रखने का मतलब 3, 5, 7, तो हमारा जो मेन ड्राइविंग गियर है और जो मेन ड्रिवन गियर है इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए
अब आते हैं इसी में कह रहा है, अब अगर हम ऑल इवन नंबर ऑफ गियर रखते हैं, मतलब इवन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये कह रहा है 2 4 6 8 इस तरीके के गियर रखे हैं अपने में, इवन नंबर ऑफ गियर्स रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इवन नंबर में क्या होगा। पहले हम 2 पे देख लेते हैं तो आपको बाकी सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2। बताइए अगर मैं एक को क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं तो 2 कैसे रोटेट करेगा? बताइए 2 कैसे रोटेट करेगा? अभी अभी हमने देखा 1 और 2 एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यही तो बोल रहा है, देखिए ऑल इवन नंबर्ड गियर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा मेन ड्राइविंग गियर हो गया और ये हमारा मेन ड्रिवन। मान लीजिए हम 4 गियर लेते हैं, आप देखिए इसमें 2 गियर और जोड़ना पड़ेगा। ये तीसरा गियर जोड़ दिया हमने और ये हमने चौथा गियर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये गियर नंबर 2 हो गया, ये गियर नंबर 3, ये गियर नंबर 4। जल्दी से बताइए अगर ये 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और 3 इसके साथ एक्सटर्नली मीट कर रहा है तो गियर नंबर 3 कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। 3 और 4 एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वापस से देखिए, क्या गियर नंबर 1 हमारा मेन ड्राइविंग गियर है? क्या गियर नंबर 1 हमारा मेन ड्राइविंग गियर है? क्या गियर नंबर 4 हमारा मेन ड्रिवन गियर है? गियर नंबर 4 हमारा मेन ड्रिवन गियर है। तो और देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो नोट पॉइंट है कि अगर ऑल इवन नंबर्ड ऑफ गियर्स होंगे तो मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ गियर्स होंगे तो मेन ड्राइविंग गियर और मेन ड्रिवन गियर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। क्या ये नोट पॉइंट आपको समझ में आ गया? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए अ सिंपल गियर ट्रेन कैन ऑल्सो हैव बेवल गियर्स एंड वॉर्म और वॉर्म व्हील्स। कह रहा है जो सिंपल गियर ट्रेन होते हैं वो बेवल गियर्स भी हो सकते हैं, वॉर्म गियर्स भी हो सकते हैं, जैसा चाहो। गियर तो आप कुछ भी लगा सकते हो ना, वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है। जो गियर्स आप लगाने चाह रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन, मतलब आपको आउटपुट कैसा चाहिए या आपके शाफ्ट का सिस्टम कैसा है, उस पर आप उस अरेंजमेंट के हिसाब से गियर लगाओगे। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है तो हम बेवल गियर लगाते हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है तो हम वॉर्म लगाते हैं। तो वही कह रहा है कि सिंपल गियर ट्रेन क्या हो सकता है? बेवल भी हो सकता है और वॉर्म या वॉर्म व्हील भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट का अरेंजमेंट कैसा है। क्या पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो, 2 चीज। मैं आपको यहां पे एक चीज समझा दूं, ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो। ठीक है, समझिएगा बात को। मैं इसी वाले फिगर का सहारा लेने वाला हूं यहां पर। ठीक है, इसी वाले फिगर को मैं वहां पे यूज करूंगा। देखिए यहां पे मैं बना देता हूं फिगर 1 2 3 4 और यहां पर 5। ठीक है, ये गियर नंबर 1 है, गियर नंबर 2 है, गियर नंबर 3 है, गियर नंबर 4 है, गियर नंबर 5। बहुत ही आसान है यहां पर। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर है पॉइंट? देखिए मैंने आपको किसी भी 2 गियर के लिए क्या बताया था, किन्हीं भी 2 गियर के लिए मैंने आपको बताया था N इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टार्टिंग में जब मैं गियर की स्टार्टिंग कर रहा था तो किन्हीं भी 2 गियर के लिए N इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। आपको नहीं समझ में आया? चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए अभी मैं सिर्फ गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 को उठा रहा हूं, बाकी सभी के लिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो पॉइंट ध्यान से समझिए। अभी मैं सिर्फ गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 पे अपना फोकस बनाया और यहां पर मैं लिखता हूं फिगर बनाकर, ये हो गया गियर नंबर 1 गियर नंबर 2। इस पर मैंने कोई पॉइंट लिया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेट से यहां पर कोई पॉइंट P है मेरे पास, ये कोई पॉइंट P है मैंने लिया, तो P की वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में होगी VP। लेट से इसकी जो स्पीड है उसको मैंने N1 बोल दिया, इस पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं उसको मैंने T1 बोल दिया।
इसकी रेडियस को मैंने R1 बोल दिया, ठीक है। गियर नंबर 2 की रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, इसकी जो स्पीड है उसको मैंने N2 बोल दिया, और इस पे जो नंबर ऑफ टीथ है उसको मैंने T(2) बोल दिया। क्लियर इतना पॉइंट? अच्छा, V ऑफ P की वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी हो, एज्यूमिंग द पॉइंट ऑन गियर नंबर 1, ये मानते हुए कि जो पॉइंट P है वो कहां पर सिचुएटेड है, वो गियर नंबर 1 पर सिचुएटेड है, तो V इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो अगर मैं पॉइंट P को गियर नंबर 1 पर मान लूं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर R ओमेगा मतलब R1 इंटू ओमेगा 1। बोलिए, क्लियर है क्या ये पॉइंट? इन द सेम मैनर इसी वेलोसिटी ऑफ P को अगर मैं गियर नंबर 2 पे मान लूं तो वेलोसिटी कितनी आएगी? R ओमेगा मतलब R2 इंटू ओमेगा 2। बोलिए, क्या इतना क्लियर है आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। और क्या ये VP दोनों ही सेम है, चाहे आप गियर नंबर 1 पर मानो, गियर नंबर 2 पर मानो, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब R1 ओमेगा 1 बराबर R2 इंटू ओमेगा 2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई N1 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई N2 डिवाइडेड बाई 60। 2 पाई और 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये बताइए, R इज इक्वल टू MT/2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। रेडियस और मॉड्यूल का अगर मुझे रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रेडियस और मॉड्यूल का अगर मुझे रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए? ध्यान से देखिए, यहां पर मैं समझाता हूं। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला कितना होता है? इसको हटाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं यहां पे रेडियस और मॉड्यूल में रिलेशन निकालूं तो आपको याद है कि नहीं है ये रिलेशन? देखते हैं। देखिए, m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है d/t, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। जहां पे d क्या होता है? अरे डायमीटर होता है ना, पिच डायमीटर होता है। तो d को क्या मैं 2 टाइम्स r नहीं लिख सकता? तो मॉड्यूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड्यूल हो जाएगा 2 टाइम्स r डिवाइडेड बाई t, जहां पर t क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ। तो यहां से देखिए रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से देखिए, इसको मैं नीचे लिख देता हूं सबसे। तो यहां से देखिए रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेडियस की वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू MT/2 नहीं आ जाएगी? तो रेडियस, मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ में रिलेशन क्या आ गया? R इज इक्वल टू MT/2, रेडियस इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे रख दीजिए, यहां पे रेडियस, मैं 1 की बात कर रहा हूं, गियर नंबर 1 की, तो क्या आ जाएगा? M1 T1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा? M2 T2 N2 डिवाइडेड बाई 2। और हमने अभी अभी पढ़ा कि दो मैशिंग गियर के मॉड्यूल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और बराबर होना भी पड़ेगा। इसका मतलब M1 M2 आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर होंगे M1 M2। इसका जो मॉड्यूल है M1 और इसका जो मॉड्यूल है M2 दोनों बराबर होंगे, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या आ गया यहां से? देखिए फाइनल जो रिजल्ट आया है मैं उस पर जा रहा हूं। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि N1 T1 बराबर N2 इंटू T2। क्या ये बात समझ में आ गई? N1 T1 बराबर N2 इंटू T2, ये बात क्या मतलब, ये क्या निकल के आ रहा है? अब मैं पूरी चीज को हटा रहा हूं, सिर्फ मैं इस पे फोकस करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए क्लियर करता हूं इसको मैं। हमने यहां से क्या चीज निकाला? मैंने यहां से ये चीज निकाला कि गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4 और यहां पर गियर नंबर 5। ये गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, 4 एंड दिस इज 5th। और हमने यहां से रिलेशन निकाला दैट N1 T1 बराबर N2 T2। मतलब जो भी दो एक्सटर्नली मैशिंग गियर होंगे, देखिए क्या गियर नंबर 1 और 2 एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो 1 का जो भी स्पीड है और गियर नंबर 1 पर जो भी नंबर ऑफ टीथ है, उन दोनों का गुणा आप किसी दूसरे जिसके साथ वो मैशिंग में है
उसके नंबर ऑफ टीथ और उसकी स्पीड के गुणे के बराबर कर दो। बल्कि इतना ही नहीं, अच्छा क्या ये 1 और 2 को जब मैंने लिया, 1 और 2 मैचिंग में है, तो क्या ये मैंने 1 और 2 के लिए लिखा? बिल्कुल लिखा। क्या ऐसे 2 और 3 के लिए अगर मैं लिखता, मान लीजिए अगर मैं गियर नंबर 2 और 3 के लिए लिखता, तो क्या लिखता यहां से N2 T2 बराबर, गियर नंबर 2 और 3 के लिए लिखता तो क्या लिखता N3 T3, इस तरीके से लिखता। अच्छा क्या मैं 3 और 4 के लिए लिखता तो क्या लिखता N3 T3 इज इक्वल टू N4 T4, इस तरीके से आता। अच्छा क्या मैं अगर 4 और 5 के लिए लिखता तो क्या लिखता N4 T4 इज इक्वल टू N5 T5। क्या यही आता? बताइए, क्या यही चीज आती? बिल्कुल आती। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अगर इन चारों को मैं मिला दूं एक साथ तो आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं इन चारों को मिला दूं एक साथ तो क्या दिखेगा आपको? आपको ये दिखेगा कि सर ये तो यही चीज तो लिखी है आपने कि N1 T1 बराबर N2 T2 बराबर N3 T3 बराबर N4 T4 बराबर N5 T5। इसका ये मतलब हुआ कि मैं किसी के भी नंबर ऑफ टीथ और किसी के भी स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी गियर के नंबर ऑफ टीथ और उसके मल्टीप्लिकेशन, स्पीड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रख सकता हूं। अभी आपको समझ में आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहूं तो यहां से गियर नंबर 1 और 4 में रिलेशन निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो गियर नंबर 1 और 3 में रिलेशन लगा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो गियर नंबर 1 और 5 में रिलेशन लगा सकता हूं। कैसे? अगर मुझे 1 और 4 में लगाना होगा तो मैं सिंपली बोलूंगा कि N1 T1 बराबर N4 T4, क्योंकि देखिए यहां से बराबर है ना, N1 T1 बराबर N2 T2 बराबर N3 T3 बराबर N4 T4। तो क्या यहां से N1 T1 बराबर N4 T4 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। N क्या है? स्पीड। T क्या है? नंबर ऑफ टीथ। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो आपको ये चीज यहां से समझ में आ गई कि यार N1 T1 बराबर N2 T2, ये चीज निकल के आ गई। तो यहां से अगर मैं N2 बाई N1 निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा? यहां से अगर मैं N2 बाई N1 निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा? ध्यान से देखिए, N2 बाई N1 क्या निकल के आ जाएगा? क्या वो T1 बाई T2 निकल के नहीं आएगा? ये देखिए, ऐसे ही अगर मैं N3 बाई N2 निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? T2 बाई T3 हो जाएगा। N4 बाई N3 क्या हो जाएगा? T3 बाई T4 हो जाएगा। और N5 डिवाइडेड बाई N4 क्या हो जाएगा? T4 डिवाइडेड बाई T5। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? अरे यार सिंपल सी बात है ना कि अब मैं किसी में भी लगा सकता हूं। मैं 4 और 5 में लगाऊं अगर, तो मैं बोलूंगा N4 T4 बराबर N5 T5। तो यहां से अगर मुझे N5 बाई N4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से N5 डिवाइडेड बाई, अगर मुझे N4 निकालना है तो क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे T4 डिवाइडेड बाई T5, T4 डिवाइडेड बाई T5, यही तो लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं सुनिए, मैं आपको यहां से क्या बताने वाला हूं उसको सुनिएगा कि ट्रेन वैल्यू की डिफिनीशन कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रेन वैल्यू, अगर हमें ट्रेन वैल्यू डिफाइन करना है तो देखिए इसकी डिफिनीशन मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके से लिखते हैं ट्रेन वैल्यू, इसको टीवी से लिखते हैं इस तरीके से, शॉर्ट में टीवी से लिखते हैं ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू की डिफिनीशन होती है एन का मतलब स्पीड, किसकी स्पीड? गियर की। मेन ड्रिवन, जो मेन चल रहा है सबसे लास्ट में, मेन ड्रिवन का मतलब जो मेन चल रहा है आउटपुट वाला, उसकी स्पीड। और डिवाइड में
एन मेन ड्राइविंग, मेन चलाने वाला, मतलब उस प्रोसेस को मेन इनिशिएट करने वाला कौन है। तो यहां देखिए, यहां पे मैंने 5 गियर लगा रखे हैं इस तरीके से करके 1 2 3 4 5। तो यहां पे मेन चलने वाला कौन है, 1 को तो मैंने मेन चलाया, प्रोसेस को इनिशिएट किया, तो ये तो मेन ड्राइविंग गियर हो गया। 1 तो मेन ड्राइविंग गियर हो गया, और मेन चलने वाला कौन है, गियर नंबर 5। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ मेन चलने वाला कौन है, मेन चलने वाला है N5 डिवाइडेड बाई, और मेन ड्राइविंग मेन चलाने वाला कौन है, N1। तो ट्रेन वैल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N5 डिवाइडेड बाई N1। और N5 डिवाइडेड बाई N1 को क्या लिख सकते हैं, T1 डिवाइडेड बाई T5, क्योंकि हमें पता है N इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाइए। अगर मैं 1 और 5 में लगाऊंगा तो हम लिखेंगे N1 T1 बराबर N5 T5, लगा सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। तो यहां से N5 बाई N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N5 बाई N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N5 बाई N1 की वैल्यू आ जाएगी T1 डिवाइडेड बाई T5। आ गया ये आंसर निकल के यहां पे। और 5 वाला ही तो मेरा क्या है, 5 वाला ही तो मेरा आउटपुट है, क्योंकि 5वें पर ही तो हमको आउटपुट मिल रहा है। बताइए, 5वें गियर पर ही तो हमको आउटपुट मिल रहा है, और पहले वाले गियर पे मैंने सारा का सारा अपना पावर दिया है, इनपुट दिया है। तो N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा N इनपुट। तो आपको बात समझ में आ गई कि ट्रेन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ट्रेन वैल्यू निकालने का तरीका है, सबसे लास्ट वाले गियर की स्पीड जो सबसे लास्ट में आउटपुट पे चल रहा है, डिवाइडेड बाई सबसे इनपुट वाले गियर की स्पीड, उन दोनों का डिवाइड मार दीजिए, एन आउटपुट डिवाइडेड बाई एन इनपुट, यही देगा आपको ट्रेन वैल्यू। और इसी ट्रेन वैल्यू का रेसिप्रोकल आपको क्या देता है, स्पीड रेशियो। ये देखिए, ट्रेन वैल्यू 1 अपॉन ट्रेन वैल्यू, स्पीड रेशियो क्या है, ट्रेन वैल्यू का रेसिप्रोकल। मतलब जो ट्रेन वैल्यू अभी हमने यहां से निकाली, अगर उसका हम 1 बटा कर दें तो 1 बटा ट्रेन वैल्यू क्या हो जाता है, स्पीड रेशियो। मतलब स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रेन वैल्यू। तो ट्रेन वैल्यू हमने कितना पढ़ा है, ट्रेन वैल्यू हमने पढ़ा है N5 डिवाइडेड बाई N1, या इसको हमने पढ़ा है T1 डिवाइडेड बाई T5। इसलिए स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, पलट दीजिए, तो N1 डिवाइडेड बाई N5, या इसको हम पढ़ेंगे T5 डिवाइडेड बाई T1। क्लियर पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, सिंस इंटरमीडिएट गियर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द स्पीड रेशियो। अच्छा देखिए, जब हम 5 गियर, यहां पे जो मैंने 5 गियर बनाए हैं, इसको देखो आप, ये 5 गियर, तो 5 गियर के लिए अभी अभी हमने जो स्पीड रेशियो निकाला, यहां पर ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। देखिए यहां पे हमारे पास 5 गियर लगे हुए हैं, ठीक है। ये गियर नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने 5 गियर लगाए यहां पे, ठीक है। अब यहां पर हमने जो 5 गियर लगाए, इस पे देखिए, अगर यहां पे मैं नंबर ऑफ टीथ को, इस पे n, इसकी स्पीड को मैंने N1 और नंबर ऑफ टीथ को T1 बोला, इस पर नंबर ऑफ टीथ को मैंने T2 और स्पीड को N2 बोला, इसकी स्पीड को N3 और नंबर ऑफ टीथ को T3 बोला, इसकी स्पीड को N4 और नंबर ऑफ टीथ को T4 बोला, स्पीड को N5 और नंबर ऑफ टीथ को T5 बोला, ठीक। तो जब मैंने इसकी ट्रेन वैल्यू या स्पीड रेशियो निकाला, ट्रेन वैल्यू क्या निकाली, ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू एन आउटपुट N5 डिवाइडेड बाई N1, या नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में बात करें तो ये T1 डिवाइडेड बाई T5 हुआ। तो क्या इन 5 वैल्यू के लिए गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 और गियर नंबर 4, क्या इसके टीथ मेन फॉर्मूले में आ रहे हैं ट्रेन वैल्यू में, या अगर मैं स्पीड रेशियो निकालता, अगर यहां पे मैं स्पीड रेशियो निकालूं तो स्पीड रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड रेशियो आ जाएगा T5 डिवाइडेड बाई T1, नंबर ऑफ टीथ ऑन द 5th गियर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन द 1st गियर। मतलब ये लास्ट है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं T ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाई T ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द 1st।
तो क्या इसमें पहले और आखिरी को छोड़कर गियर नंबर 2, 3 और 4 के नंबर ऑफ टीथ आए? नहीं आए। उसी को लेकर एक पॉइंट लिखा गया है, सिंस इंटरमीडिएट गियर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द स्पीड रेशियो। जो हमने स्पीड रेशियो निकाला उसमें क्या कहीं गियर नंबर 2 के टीथ T2, T3 या T4 आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये जो इंटरमीडिएट गियर्स हैं इसके टीथ स्पीड रेशियो के फॉर्मूले में नहीं आ रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज आइडलर्स गियर। एक गियर होते हैं आइडलर गियर्स। तो आइडलर गियर्स हम किसको बोलते हैं कि जिसके नंबर ऑफ टीथ हमारे ट्रेन वैल्यू या स्पीड रेशियो के फॉर्मूले में ना आए, उन गियर्स को हम क्या बोलते हैं? आइडलर गियर्स। मतलब जिनका जरा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसमें? जिनका जरा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता स्पीड रेशियो या ट्रेन वैल्यू में, उनको हम बोलते हैं क्या? आइडलर गियर्स। ठीक है, तो क्या गियर नंबर 1 हमारा आइडलर गियर है? नहीं। गियर नंबर 5 आइडलर गियर है? नहीं। क्या गियर नंबर 2, 3, 4 आइडलर्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ टीथ हमारे स्पीड रेशियो या ट्रेन वैल्यू में नहीं आए हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, आइडलर गियर्स, तो ध्यान रखिएगा। पहचानना हो सीधे आप स्पीड रेशियो निकालिए, देखिए क्या उसमें नंबर ऑफ टीथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला, आइडलर गियर्स आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आइडलर गियर्स का यूज किसमें किया जाता है? आइडलर गियर्स का यूज किया जाता है सिर्फ डायरेक्शंस को चेंज करने में। जैसे यहां पे हमारे पास 5 गियर है, तो अगर 1 हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर नंबर 2 क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज। देखिए ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और गियर नंबर 5 ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और इसमें कितने नंबर ऑफ गियर्स है? 5 हैं। तो वो वाला नोट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ गियर्स होते हैं तो हमारे पहले और आखिरी गियर, इन दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है। यहां देखिए पढ़ा था हमने, अगर ऑड है तो सेम डायरेक्शन होगी इन वन डायरेक्शन, पहले और लास्ट वाले की। तो देख लीजिए यहां पे कितने हैं? 5 नंबर ऑफ गियर्स हैं, और पहले और आखिरी गियर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तब वो वाला नोट पॉइंट भी सेटिस्फाई हुआ। क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो, क्या पढ़ा हमने? ट्रेन वैल्यू। ठीक, अभी पढ़ा। अब देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन है, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, अभी तक हम यहां पर सिंपल गियर ट्रेन को पढ़ रहे थे, इतना आप रिवाइज करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।